Hello, students, and welcome back to our YouTube channel, Humanities Atta. This will be lecture 7th of your first chapter, that is Challenges of Nation Building. And in this lecture, we are going to discuss reorganization of states. So, we have already discussed partition, we have already discussed the issue of princely states, and now we are going to discuss of states. जो पूरा प्रोसेस था नेशन बिल्डिंग का, ये सिर्फ आपके पार्टीशन एंड हम जैसे देख रहे थे कि जो फर्स्ट चैलेंज है हमारा ऑफ नेशन बिल्डिंग दैट वाज रिलेटेड टू यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ आवर नेशन, उसमें हमने सब challenges your integration of princely states. So with solving these three states, nation building का काम जो है वो कम खत्म नहीं हुआ था. How to draw the internal boundaries of the Indian states. Now reorganization of states में आपको एक चीज यहाँ पे याद रखनी है कि states की internal boundaries को किस तरीके से draw करना है. यहाँ पे the states which are already new states के formation को हम नहीं focus कर रहे हैं. We are focusing on the internal boundaries of Indian states and how they should be like kind of reorganized. इस चीज को हम देखेंगे. अब इसको आप ये बोल सकते हो कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन का मैटर तो है ही है, बट दिस वाज नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन. इसके अलावा आप देखोगे क्या इश्यूज थे इस पूरे प्रोसेस में. ये जो बाउंड्रीज है इनको कुछ इस तरीके से रीड्रॉ करना था और यू कैन से ड्रॉ करना था जिस जिसके बाद जो लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल प्लूरलिटी है ऑफ द कंट्री, दैट मींस यू सी दैट there are various there are even now various languages and different types of, you will see different cultures in different states and in different areas. तो इस linguistic and cultural plurality को एक तरीके से हमें रिफ्लेक्ट करना था while we were drawing the boundaries of these states. And नेशन के यूनिटी के कॉस्ट पे ये चीजें जो रीड्रॉइंग है वो नहीं होनी थी, बट एट द सेम हैंड हमें लिंग्विस्टिक एंड ना जो कॉलोनियल रूल के टाइम पे हम देखते हैं कि स्टेट बाउंड्रीज हाउ दे वर ड्रॉन जस्ट बिकॉज ईदर ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस जो आपके ब्रिटिशर्स के कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, एडमिनिस्ट्रेशन के कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उनको ड्रॉ किया गया था. और सिंपली आप देखोगे इट कोइंसाइडेड विद द टेरिटरीज एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट और टेरिटरीज रूल्ड बाय द प्रिंसली पावर्स. तो ये जब एनेक्स किया डिफरेंट टेरिटरीज को, उसके अकॉर्डिंग इन लोगों ने कभी आप देखोगे कि अपनी बाउंड्रीज उस टाइम पे कॉलोनियल इंडिया में कर दिया. एंड प्रिंसली स्टेट्स की बाउंड्री, प्रिंसली पावर्स की तो बाउंड्री आप देखो कि उनकी इन्फ्लुएंस तक डिटरमाइन, मतलब जहां तक उनका इन्फ्लुएंस रहेगा वो आपका एक तरीके से बाउंड्री को डिटरमाइन कर देगी. ओके, नाउ और नेशनल मूवमेंट की अगर हम बात करें तो नेशनल मूवमेंट ने एक तरीके से ये जो डिवीजन है जो कॉलोनियल इंडिया में हमें देखने के लिए मिलता है उसको रिजेक्ट कर दिया था. कहा दे कंसिडर्ड इट, द लीडर्स कंसिडर्ड दिस काइंड ऑफ डिवीजन एज आर्टिफिशियल and they promised that linguistic principle as the basis of formation of states. तो ये हम बात कर रहे हैं नेशनल मूवमेंट के टाइम की, जब इंडिया के फ्रीडम के लिए जो स्ट्रगल चल रही थी उस टाइम पे ऐसा कहा गया ये जो कॉलोनियल रूल है एंड इन लोगों ने जो डिवीजन एक तरीके से बनाया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है ये जो आप देख सकते हो स्टेट्स को, वो एक आर्टिफिशियल डिवीजन है. और हम जो आफ्टर इंडिपेंडेंस डिवाइड करेंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन द लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल. एंड इनफैक्ट आप देखो कि नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस 1920 में जो हुआ था, the principle was recognized as the basis of reorganization of Indian National Congress Party itself. तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने खुद को ही इस बेसिस पे एक तरीके से रिऑर्गेनाइज कर दिया था जो आपका लिंग्विस्टिक बेसिस है. लाइक मेनी प्रोविंशियल, फॉर इसमें अगर आप देखो एग्जाम्पल में इसको अगर आप कंसिडर करोगे तो जो प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज बनी थी, जो हर डिफरेंट डिफरेंट आपके प्रोविंसेस में जो कांग्रेस कमिटीज थी वो लिंग्विस्टिक जोन्स के बेसिस पे बनाई गई थी, ना कि उस टाइम पे जो आपके डिविजन्स ऑलरेडी कॉलोनियल इंडिया में प्रेजेंट थे उसके बेसिस पे. सो यहाँ पे हमने इतना देख लिया. नेक्स्ट अगर आप देखो कि हमने नेशनल मूवमेंट तक की बात तो की कि किस तरीके से जो है लीडर्स देवर अग्रीइंग टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक, एक तरीके से आप देख सकते हो प्रिंसिपल पे. बट नाउ आफ्टर पार्टीशन एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस चीजें चेंज हो जाती हैं. व्हाई थिंग्स चेंज? सो लीडर्स को अब लगा कि कार्विंग आउट स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज might lead to disruption and disintegration, because partition जिस basis पे आप देख रहे हो कि partition का जो जिस डिमांड की गई थी इट वाज बेस्ड ऑन रिलीजन, तो द लीडर्स दे वर वेरी मच अफ्रेड कि लैंग्वेज ना आगे चल के एक ऐसा कोई रीजन बन जाए जिसमें आपके जो एरिया के लीडर्स हैं और लोग हैं वो अपने आप को सेपरेट करने के लिए एक तरीके से कहने लगे. नाउ सेकंड अगर आप देखोगे तो इट वाज आल्सो फेल्ट
that this would draw attention away from other social and economic challenges that country faced. तो और भी सोशल और इकोनॉमिक चैलेंजेस थे कंट्री में। अगर हम इन्हीं इसी बेसिस पे, अगर आप देखो कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे हमने रीऑर्गेनाइज कर दिया होता, तो हम इन चीजों को, इन फैक्टर्स को कहीं ना कहीं लीडर्स को लगा कि these factors will be ignored. सो द सेंट्रल लीडरशिप जो है उस टाइम पे उन्होंने डिसाइड किया कि इसको अभी हम पोस्टपोन करते हैं मैटर्स को, एंड द नीड फॉर पोस्टपोनमेंट वाज आल्सो फेल्ट because the fate of princely states had not been decided. Also the memory of partition was still fresh. तो एक ये नीड इसलिए भी लगा, इस होता है ना रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ यू कैन से लैंग्वेज, वो जो प्रॉमिस किया गया था इसको पोस्टपोन कर दिया गया, बिकॉज उस टाइम पे आप देखोगे इंडिपेंडेंस के टाइम के पर कि प्रिंसली स्टेट्स का इशू भी सॉल्व नहीं हुआ था, और पार्टीशन का जो आप कह सकते हो कि जो कंप्लीट मेमोरी थी वो स्टिल अभी फ्रेश थी। देन दिस डिसीजन, अब जब देखो कि पोस्टपोनमेंट का डिसीजन है कि हम अभी रिऑर्गेनाइज नहीं कर रहे ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल, तो ये लोकल लीडर्स ने और लोगों ने चैलेंज किया। अब फर्स्ट आप देखोगे कि ये जो प्रोटेस्ट स्टार्ट होते हैं तो तेलुगु स्पीकिंग एरियाज आपके जो ओल्ड मद्रास प्रोविंस है, प्लीज आप एक बार गूगल करके मैप में ये देखना कि ओल्ड मद्रास प्रोविंस में का जो एरिया है तेलुगु स्पीकिंग एरिया है, जो अभी आपके प्रेजेंट डे में तमिलनाडु, पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, केरला एंड कर्नाटका एक तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एंड देन द विशाल आंध्रा मूवमेंट demanded that the Telugu speaking area should be separated from Madras province, which they were part, and be made into a separate Andhra province. तो उस टाइम पे आपका मद्रास, ओल्ड मद्रास प्रोविंस हुआ करता था, जिसमें आप देखोगे कि प्रेजेंट डे में जो तमिलनाडु है, पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश है, केरला है, कर्नाटका है, ये एक तरीके से इंक्लूडेड थे। अब इसी मद्रास प्रोविंस के जो तेलुगु स्पीकिंग एरियाज के लोग थे, उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया, विशाल आंध्र मूवमेंट। ओके, एंड देन दे डिमांडेड कि हमारी जो तेलुगु स्पीकिंग एरियाज है उनको सेपरेट करो फ्रॉम द मद्रास प्रोविंस, एंड ऑफ विच दे वर बेसिकली पार्ट, एंड हमें एक सेपरेट आंध्र प्रोविंस चाहिए। Nearly all political forces in the Andhra region, they were in favor of this kind of a linguistic reorganization of the then Madras province. तो यहाँ पे हमें प्रोटेस्ट देखने के लिए मिलते हैं। देन आप देखोगे कि ये जो मूवमेंट है इसमें मोमेंटम आ जाएगा, और एक तरीके से फिर आप देखते हो कि ये जो पूरा प्रोटेस्ट है, ओके, और वो डिस्कसिंग की जो पूरा मूवमेंट है उसमें एक तरीके से एक बहुत ही मोमेंटम आ जाता है, जब आप देखोगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट इनडिसिसिव हो जाती है, एंड इसको पोस्टपोन करने की, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स जो उन्होंने पहले प्रॉमिस किया था कभी लीडर्स ने, उसको पोस्टपोन करने की बात करती है। अब देखो कि पोती श्रीराम मुलू जो है आपके जो कांग्रेस लीडर है, सॉरी फॉर द मिस प्रोनाउंसिएशन, जो कांग्रेस लीडर है, एंड ही वाज also a veteran Gandhian. He went on an indefinite fast and led to his death after 56 days. तो उन्होंने इस कॉज के लिए फास्ट रखा, एंड आफ्टर 56 days ही डाइड। एंड इसके बाद आप देखोगे कि काफी ज्यादा अनरेस्ट हो जाता है आंध्र रीजन में, वायलेंट आउटबर्स्ट हो जाएंगे। पीपल आप देखोगे जो लोग हैं वहाँ के, दे विल बी ऑन द स्ट्रीट्स प्रोटेस्टिंग, and many people were injured and lost their lives in police firing. तो मद्रास में क्या हुआ, सेवरल जो लेजिस्लेटर्स थे उस टाइम पे मद्रास प्रोविंस में, they resigned their seats in the protest. Okay, now फाइनली आप देखोगे कि प्राइम मिनिस्टर अनाउंस करते हैं उस टाइम पे, आप देखो कि फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट आंध्र स्टेट इन दिसंबर 1952। तो यहाँ पे आपको जवाहरलाल नेहरू है वो दिख जाएंगे एज द प्राइम मिनिस्टर, और उन्होंने फिर ये जो पूरा अनरेस्ट हुआ, आंध्र मूवमेंट जो चला, उसके बाद सेपरेट आंध्र स्टेट बनने की बात, एक तरीके से फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट आंध्र स्टेट का जो अनाउंसमेंट है वो दिसंबर 1952 में कर दिया जाता है। अब आगे अगर हम देखें, अब ये देखो कि फर्स्ट आपने आंध्रा, एक तरीके से जब फॉर्मेशन ऑफ आंध्रा हो गया तो अदर स्टेट्स भी डिमांड करने लगे कि हमें भी लिंग्विस्टिक लाइंस पे ही हमारा जो है रिऑर्गेनाइजेशन चाहिए, और वी वांट टू बी लाइक काइंड ऑफ डिवाइडेड फ्रॉम द अदर पार्ट्स जिनके वो एक्चुअली में पार्ट थे। तो दीज स्ट्रगल्स आप देखोगे कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, जब डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में स्ट्रगल्स होने लगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने
एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो है 1953 में, उसको अपॉइंट किया टू लुक इनटू द क्वेश्चन ऑफ रीड्रॉइंग ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट। तो इसमें आप देखोगे फजल अली कमीशन थी जो 1953 में बनाई गई। इससे पहले आपको दो और कमीशन देखने के लिए मिलती है, एक जेवीपी कमिटी थी आई गेस, एंड वन मोर वाज देयर, धर कमीशन वाज आल्सो देयर। बट बोथ ऑफ दीज अर्ली कमिटीज आप बोल सकते हो कि इन्होंने ये जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे, लिंग्विस्टिक लाइंस पे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स की बात को डिस्कार्ड कर दिया था। फजल अली कमीशन ने चार फैक्टर्स को कंसिडर करने के लिए कहा था, दैट वी विल नॉट बी डिस्कसिंग ओवर हियर, बट ही दिस कमीशन आल्सो डिस्कार्डेड कि एक लैंग्वेज और एक स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो इन्होंने अभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था। लिंग्विस्टिक बेसिस पे फिर भी कहा गया कि यस देयर विल बी देयर कैन बी अ काइंड ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, बट वन लैंग्वेज वन स्टेट विल नॉट बी देयर। The commission in its report आप देखोगे accepted that the boundaries of the state should reflect the boundaries of different languages. Again we have to remember one language one state के आइडिया को नहीं सपोर्ट किया गया था। एंड इस रिपोर्ट के बेसिस पे आपको देखोगे आप देन द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो 1956 में पास किया जाता है, एंड देन दिस लेड टू द क्रिएशन ऑफ 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। तो ये जब ये एक्ट पास किया गया तो कुछ लेवल पे कुछ हद तक आपको देखो कि रीऑर्गेनाइजेशन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल, एंड इसके बाद आपको फाइनली 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज देखने के लिए मिलती है। देन नेक्स्ट आप देख सकते हो कि जो इम्पोर्टेंट कंसर्न था इन द अर्ली ईयर was that the demands for separate states would endanger the unity of the country. Why the government was not allowing these kind of activities or these kind of protest to or क्यों ही गवर्नमेंट ने नहीं किया था कि जो सेपरेट स्टेट्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल, व्हाई दे वर नॉट अग्रीइंग, बिकॉज दे देयर वाज दिस कंसर्न कि ये अगर ऐसा हमने किया तो ये एक तरीके से इंडेंजर कर देगा यूनिटी ऑफ द कंट्री को। Then it was felt that linguistic states may foster separatism and create pressure on the newly founded nation. तो एक जो separatism का जो concept है, जो आप देखोगे कि linguistic states बन गए, now they want to be a separate nation and all that, तो ये भी एक threat था उस टाइम पे। लीडर्स को लगा ऐसा भी हो सकता है, but the leadership under popular pressure finally made a choice in favor of linguistic states। हमने देख लिया किस तरीके से protest and all हुए, and it was hoped that if we accept the regional and linguistic claims of all regions, जो threat है कम से कम अगर आप इतना एक तरीके से we are a democracy, हर एरिया की हर एक तरीके से आपको सेक्शन और हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की बात को हमें कहीं ना कहीं सुनना है। ये एक आप देख सकते हो कि एक डेमोक्रेटिक वैल्यू है इन द डिसीजन मेकिंग, एंड इफ दे वांट समथिंग उसको उसको हमें कहीं ना कहीं वी नीड टू एक्सेप्ट द डिमांड्स। ओके, तो एक ऐसा होप किया गया कि अगर हम ये रीजनल और लिंग्विस्टिक क्लेम्स के डिमांड को एक्सेप्ट करते हैं, जो थ्रेट है डिवीजन एंड सेपरेटिज्म का वुड बी रिड्यूस, बिकॉज आप देखो कि कुछ लेवल तक उनकी डिमांड्स पूरी हो गई है, सो दे विल बी पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन। तो ये एक होप में इस चीज को एक्सेप्ट किया गया। एंड बिसाइड्स इफ यू सी कि जो रीजनल डिमांड्स हैं उनके अकोमोडेशन को और रीजनल डिमांड्स के अकोमोडेशन को और फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स हुए, इसको एक डेमोक्रेटिक आप बोल सकते हो कि प्रोसेस भी देखा गया कि आप हर रीजन की बात सुन रहे हो, बिकॉज अल्टीमेटली इन डेमोक्रेसी वी नीड टू हैव you need to listen to the people and the demands of the people, because the source of power in democracy is people। तो अगर आप रीजनल डिमांड्स एंड को इग्नोर कर रहे हो कंप्लीटली, देन यू आर समहाउ नॉट बीइंग डेमोक्रेटिक। तो इस पूरे चीज को, रीजनल डिमांड्स को एक तरीके से आप बोल सकते हो अकोमोडेट करने को और फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स को एक कहा गया कि ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। नाउ अगर आप देखो कि मोर देन 50 years हो चुके हैं सिंस द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स, and we can say that the linguistic states and the movement for the formation of these states changed the nature of democratic policy and leadership in some basic ways। तो कुछ ways में आप देखोगे कि काफी changes भी आए हैं democratic politics और leadership में। इनफैक्ट आप देखो कि regionalism is somehow also a good concept, क्योंकि हर रीजन की एक तरीके से अपनी डिमांड होती है, एंड दे आर
पुटिंग द डिमांड्स आउट, एंड somehow एक रीजनल कंपटीशन भी आपको देखने को मिलता है. सो इन इंडियन फेडरलिज्म कहा जाता है कि रीजनलिज्म हैज बोथ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स, नेगेटिव साइड्स. तो यहाँ पे आपको बहुत सारे चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, बिकॉज लैंग्वेजेस के बेसिस पे आपको फिर पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज देखने के लिए मिलती हैं. यू हैव दी लेजिस्लेचर्स कमिंग आउट फ्रॉम दोज एरियाज, एंड लीडरशिप में भी काफी चेंजेस होंगे. And then the path to politics and power was now open to people rather than the small English speaking elite. अब ये देखो कि obvious सी बात है कि डेमोक्रेसी आ गई है, तो जो पाथ है पॉलिटिक्स एंड पावर का वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास अवेलेबल है. एंड लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन अगर आप देखो कि गेव सम यूनिफॉर्म बेसिस टू द ड्राइंग ऑफ द स्टेट बाउंड्रीज. तो कहीं ना कहीं एक लेवल पे आप बोल सकते हो कि जो स्टेट बाउंड्रीज को ड्रॉ किया गया वो यूनिफॉर्म बेसिस पे हुआ. somehow it was on the basis of linguistic principle now. And you can say that it did not lead to disintegration of the country, and in fact आप देखोगे कि it strengthened the national unity. above all we can say, इसके बाद हम कह सकते हैं कि linguistic states जो है उन्होंने एक तरीके से underline the acceptance of the principle of diversity. तो हम जो डाइवर्सिटी की बात करते हैं, और हम जो इंडिया में वी आर अ डाइवर्स नेशन, वी हैव this diversity in our country, and to there are fundamental rights, there are DPSPs, which somehow is very indicates, which somehow puts an obligation on the state to be very इंक्लूसिव ऑफ दिस डाइवर्सिटी. तो प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी को कहीं ना कहीं लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बेसिस पे हमने जब उसको रीऑर्गेनाइजेशन हुआ तो हमने ये एक्सेप्ट किया कि वी आर डाइवर्स एंड वी अग्री एंड वी एक्सेप्ट दिस डाइवर्सिटी. ओके. Now, when we say that India adopted democracy, it does not simply mean that India embraced a democratic constitution. तो simply ये तो democracy हमने adopt की. अब democracy adopt करने का मतलब तो एक, अगर आप थियोरेटिकली देखो तो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, एंड एक फॉर्मेट ऑफ इलेक्शंस होना चाहिए, होता है ना, लोगों के पास राइट्स होने चाहिए, एक्सेट्रा एंड ऑल दैट. तो ये तो आपके थियोरेटिकल चीजें हैं. बट दिस इज काइंड ऑफ डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी. बट इससे आगे भी आपको बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिलती हैं जिनको हम डेमोक्रेसी में इंक्लूड करते हैं. सो द चॉइस वाज लार्जर दैन दैट. सिर्फ इतना ही नहीं था कि हम डेमोक्रेसी हमने अडॉप्ट कर ली तो हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा एंड एक फॉर्मेट होगा इलेक्शंस का एंड ऑल दैट. सो इट वाज a choice in favor of recognizing and accepting the existence of differences which could at times be oppositional. तो ये हमने जो डिफरेंसेस हैं इनको रिकग्नाइज किया, इनको एक्सेप्ट किया. दिस एज वेल इज पार्ट ऑफ आर डेमोक्रेसी. तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि डेमोक्रेसी, इन अदर वर्ड्स, इट वाज एसोसिएटेड विथ प्लूरैलिटी ऑफ आइडियाज एंड वे ऑफ लाइफ. प्लूरैलिटी ऑफ आइडियाज है, वे ऑफ लाइफ है, इससे हम डेमोक्रेसी को एसोसिएट करते हैं. बिकॉज हर आप देख रहे हो हर सेक्शन ऑफ के लोगों को यहाँ पे इक्वल राइट्स हैं, and you will get to know this. Obviously you must have done in your 11th political science, you must have studied the fundamental rights and how everyone is equal. You have the cultural and educational rights, you have a right to religion. वो सारी चीजों को अगर आप देखो तो somehow it supports the idea of diversity. Much of the politics in the later period was to take place within this framework. तो इसी framework में आगे आपको चल के इंडिया में जितनी भी politics है इन्हीं चीजों पे बेस्ड है somehow. Now moving on, अब हम देखते हैं कि न्यू स्टेट्स आफ्टर 1956 जो क्रिएट हुए हैं उनको हम यहाँ पे वी विल सी. ओके, द एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स, इट जस्ट डिड नॉट मीन कि all the states immediately became the linguistic states. There was an experiment of bilingual Bombay state. बाइलिंगुअल बॉम्बे स्टेट का एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें आपको गुजराती एंड मराठी स्पीकिंग पीपल दोनों ही मिल जाएंगे. लेकिन फिर यहाँ पे भी आप देखते हो कि पॉपुलर एजिटेशन है, इनको सेपरेट किया जाता है. ठीक है, स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात वर क्रिएटेड इन 1960. फिर बॉम्बे स्टेट को हम यहाँ पर डिवाइड करके बाइफोकेट करके यू हैव महाराष्ट्र एंड गुजरात इन द ईयर 1960. पंजाब में ऑल्सो देयर वर टू लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, अगर आप देखोगे, हिंदी स्पीकिंग एंड पंजाबी स्पीकिंग. Then the Punjabi speaking people, they were demanding a separate state.
बट इट वॉज नॉट ग्रांटेड विथ अदर स्टेट्स इन 1956. तो 1956 में ये पंजाब को ऐसा नहीं मिला था सेपरेट स्टेट. पंजाब के केस में आप देखते हो कि 1966 में इट बिकेम पंजाबी स्पीकिंग एरिया, जब हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को अलग किया गया फ्रॉम द लार्जर पंजाब स्टेट. And then you will see 1972 में मेजर रिओर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट टुक प्लेस. इसमें मेघालय जो है इसको कार्व आउट किया गया आउट ऑफ असम इन 1972. मणिपुर एंड त्रिपुरा टू इमर्ज्ड एट सेपरेट स्टेट्स इन द सेम ईयर. तो 1972 में ही मणिपुर एंड त्रिपुरा को भी सेपरेट स्टेटहुड मिला. इनफैक्ट if you look at the list of the 14 states and जो 6 princely जो union territories है, तो उनमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि many of these states which got statehood later on, they were actually initially आप देखोगे कि union territories भी थे. तो you have this task of looking at the list, and उसके बाद में ये जो सारे states बने हैं आपको देखना है कि इनमें से कौन कौन से पहले नॉट प्रिंसली स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज हुआ करते थे. अब मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इट केम इनटू बीइंग इन 1987. नागालैंड आप देखोगे कि 1963 में ही उसको सेपरेट एक तरीके से इट हैड बिकम अ स्टेट. And language did not, however, remain sole basis of organization of states, as we have already discussed. Now, in later years, sub-regions raised demand for separate states on the basis of separate regional, cultural, or complaints of regional imbalance in development. तो ये आपको बाद में चल के देखने के लिए मिलता है. And अभी present times तक you will see that the reorganization or creation of new states is being done. Also, आप एक काम और करोगे, you will find the articles which give the parliament the right to redraw or create the new states in India. तो आपको ये देखना है कि which articles. I am just giving you a hint. आपको article 1 to 5 में articles मिल जाएंगे. So you are going to look into that कि which articles provide the power to the parliament to redraw the boundaries of any state or to create new states. अब 3 स्टेट्स जैसे छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड, इनको 2000 में क्रिएट किया गया था. किस किस से अलग किया गया ये आपको बताना है. झारखंड वाज सेपरेटेड फ्रॉम बिहार. उत्तराखंड एंड छत्तीसगढ़ यू विल फाइंड इट आउट एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. तेलंगाना हैज इमर्ज्ड एज अ न्यू स्टेट ऑन 2 जून 2014. तो ये काफी रिसेंट है. एंड अभी भी आप देख रहे हो कि जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख जो यूनियन टेरिटरीज उनको क्रिएट किया गया. So that was also recent in 2019. So there are many regions in the country where there are movements demanding separate and smaller states. तो अभी भी movements चल रहे हैं. For example, अगर आप examples देखना चाहते हो तो विदर्भ in Maharashtra, then Harit Pradesh in the western region of Uttar Pradesh, and the northern region of West Bengal. So these areas are somehow demanding separate and smaller states. So I think this is the end of this chapter, and I hope that you have followed all the lectures. इसमें कहीं भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी. प्लीज लुक इनटू द आर्टिकल्स. आर्टिकल 1 to 5 में आपको ये जो पावर्स ऑफ आर्टिकल्स पावर ऑफ द पार्लियामेंट देखने के लिए मिल जाएगा. एक बार आप 14 जो आपके 1956 के बाद के एक्ट के बाद जो 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बने थे उसको आप देखोगे, एंड देन यू विल सी कि हाउ दीज स्टेट्स लेटर ऑन जो आपके न्यू स्टेट्स हैं वो किस तरीके से बने. एंड I'll try to make another map based video on this, how the different states came into existence at different times, because MCQs may these questions can come. Okay, so thank you so much for watching this video. Do like this video and subscribe to our YouTube channel. Thank you so much.